तो हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों ने यूके ट्रिपल एस सी ड्राइवर का फॉर्म फिल कर लिया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसमें जो सेक्शन ए है, जिसको आप लोग यूनिट 1 भी बोलते हैं, तो यूनिट 1 में जो है ना, मोटर एक्ट 1988 से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि 1988 एक्ट में कितनी धाराएं थी, किस प्रकार से जो है कौन कौन से रूल थे, कौन कौन से नियम थे। तो वो सब जानकारी आपको जो है मोटर एक्ट 1988 में पता चलेगी, ठीक है ना। और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं अभी आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, कितनी धाराएं हैं और उन धाराओं में क्या क्या बोला गया है। आराम आराम से हर एक धारा के बारे में पढ़ेंगे। आज केवल धाराओं का इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन सी धाराएं होती हैं और उन धाराओं में कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं। तो आज इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे जो है यूके ट्रिपल एस सी का ड्राइवर का फॉर्म जिन्होंने फिल किया है, तो उन लोगों के लिए हमारी जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो रखी हैं और एप्लीकेशन में चल रही है। तो आप लोग सबसे पहले, एप्लीकेशन का नाम है हमारा रोजगार इन उत्तराखंड, तो वहां पे जाके जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र जो है 799 रहने वाली है, जिसमें हम आपको जो है कंप्लीट सिलेबस देंगे। जो सिलेबस जो है आयोग के द्वारा बताया गया सिलेबस मिलेगा, टीचर एक्सपर्ट होंगे, डेली क्लासेस आपकी रहेंगी, प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ जो है, जो भी क्लासेस में अवेलेबल होगा, जो भी हम पढ़ाएंगे वो हम आपको देते रहेंगे। फीस है मात्र 799, यानी कि मात्र 800 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं क्लास में, और आज जो है 1988 में जो धारा थी उस धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में क्या बोला गया है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर, थ्योरी वाला पोर्शन है, तो डेफिनेटली थ्योरी वाला पोर्शन है, थ्योरी वाले पोर्शन को थोड़ा हम पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, और उसके बारे में क्या क्या इसमें है वो हम इसमें डीप स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 यानी कि 1988 में पारित किया गया था। ये बताऊंगा कि धाराएं कौन कौन सी थी, ठीक है ना। तो इसका क्या था कि भारत का मुख्य कानून है जो सड़क पर चलने वाली सभी वाहनों, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैफिक ट्रैफिक नियम और दुर्घटना मुआवजा आदि को नियंत्रित करता है। यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि जो ये मोटर वाहन अधिनियम था, इसमें चाहे आपकी कोई गाड़ी हो, वाहन हो गया आपका, आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो, आपका ड्राइविंग का लाइसेंस हो गया, आपका ट्रैफिक के नियम हो गए, ट्रैफिक रूल हो गए, और अगर कोई एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट का जो मुआवजा मिलता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, ये अधिनियम 1988 बनाया गया है, ठीक है ना। अब 1988 अधिनियम जो है, कब, इसमें टोटल जो है ना 14 अध्याय। आप सोच सकते हैं कि 14 अध्याय हैं, यानी 14 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के बाद के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। आज मैं केवल तुम्हें बताऊंगा कि 14 अध्याय कौन कौन से हैं और किस अध्याय में क्या क्या बोला गया। तो आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि जो हमारा अधिनियम 1988 है, अधिनियम 1988 है, इसमें टोटल कितने अध्याय। तो याद रखना भैया, इसमें टोटल 14 अध्याय यानी कि 14 चैप्टर है, ठीक है। ये एक आपका 1 नंबर का एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है, आपको याद रखना है। और नोट्स आप बनाते रहिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करता हूं ग्रुप में, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं धाराएं। तो इसमें कुल कितनी धाराएं थी, तो देखो, इसमें टोटल 217 धाराएं थी। टोटल जो है 217 सेक्शन थे। लेकिन जब जो है संशोधन हुआ, 2019 में संशोधन हुआ, तो इसमें जो है 217 तो पहले से थी, दो धाराएं यानी कि 188, 198 ए और 199 ए को जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तो टोटल 217 हमारी 1988 में थी भाई। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1988 में कितनी धाराएं थी, तो 217 धाराएं थी। और जब संशोधन हुआ 2019 में, तो दो धाराएं और एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई, तो टोटल जो धाराएं हमारी हो गई है लगभग 219 के आसपास धाराएं हो गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई, तो आप बताएंगे कि 198 ए यानी कि 198 ए एक धारा आपकी ये ऐड की गई है, और 199 ए आपकी एक धारा ये ऐड करी है। तो यानी 217 प्लस 2 यानी कि टोटल जो धाराएं हुई हैं वो हुई हैं 219। तो आपको याद रखना भाई
कि जो टोटल धाराएं रहेंगी वो रहेंगी टोटल 219। बात करता हूं, आगे चलते हैं कि ये कब पारित किया गया। तो देखो ये इसमें से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये जो धाराएं हैं कब पारित की गई थी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि 1988 में ये संसद द्वारा पारित किया गया था, यानी कि संसद में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था और 24 दिसंबर 1988 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी। यानी कि याद रखना है कि 1988 24 दिसंबर को ये राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया, राष्ट्रपति ने इसमें सिग्नेचर किए हैं, ठीक है ना। और पूरे भारतवर्ष में देखो इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा कब ये मंजूरी दी गई थी। तो राष्ट्रपति द्वारा 24 दिसंबर 1988 को मंजूरी दी गई थी और यह नियम जो है, यह कानून जो है 1 जुलाई 1989 को पूरे भारत में पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको मैं टिक लगा रहा हूं, आप समझते रहिएगा। पूरे भारत में 1 जुलाई 1989 को यह जो है पूरे भारत में लागू हुआ। राष्ट्रपति ने इसको 24 दिसंबर 1988 को पारित किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि 1988 धारा थी, जो आपके चैप्टर्स थे, कौन कौन से चैप्टर थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक, यानी कि प्रारंभिक अध्याय क्या था। तो इसमें कानून की परिभाषाएं दी गई हैं, यानी कि वाहन की क्या परिभाषा होगी, चालक की क्या परिभाषा होगी, गाड़ी के मालिक की क्या परिभाषा होगी, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपसे बोला था क्लास के स्टार्टिंग में कि हम लोग अभी इसके 14 जो अध्याय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, किन अध्यायों में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या बताया गया है, और इन अध्यायों के बारे में डीप स्टडी हम जो है आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ध्यान देना आपने, जो प्रारंभिक हमारा होगा उसमें वाहन, चालक और मालिक आदि के लिए कानून की परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो याद रखना आपने कि जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 डिफाइन करेगा, यानी चैप्टर 1 बताएगा कि वाहन कैसा होना चाहिए, मालिक कौन होगा वाहन का। ऑब्वियसली बात है कि भाई जिसके पास आरसी होगी गाड़ी की वो उसका मालिक होगा, ठीक है ना। चालक कौन होगा, भैया चालक कौन होगा, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, डीएल होगा, वो चालक होगा। अब वो हैवी हो या लाइट हो फर्क नहीं पड़ता, बट चालक वही होगा जिसके पास लाइसेंस होगा, जिसके पास कुछ चलाने का एक्सपीरियंस होगा, तो चालक वही होगा। मालिक कौन होगा, जिसके पास आरसी होगी। और वाहन के अंदर भी कुछ मानक रखे गए हैं कि भाई इतने सीसी का होना चाहिए या इंजन इतना होना चाहिए, इस टाइप का, हैवी हो या जो है लाइट वेट हो, तो ये मानक हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रारंभिक है आपका, आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक में वाहन, चालन और मालिक की परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। मैं बात करता हूँ अध्याय 2 में। अध्याय 2 में क्या कह रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटिव है, ठीक है ना। तो अध्याय 2 में कुछ नियम है। धारा 3 कहती है कि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना अपराध है। देखो ये हम लोग बोलते हैं ना सबसे कि भैया बिना लाइसेंस के आप गाड़ी ना चलाइए। तो याद रखना दोस्तों कि ये 1988 का जो एक अध्याय 2 है उसकी धारा 3 के अंतर्गत आया गया है कि आप लोग कभी भी बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाएंगे, वो एक अपराध है। उम्र सीमा बांधी गई है। उम्र सीमा समझ रहे हो ना, कि अब ये नहीं है कि 16 साल का बच्चा जो होगा, जैसे आजकल जो स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैवी जैसे टू व्हीलर चला रहे हैं, ठीक है ना, गियर वाले, तो वो नहीं चलाना आप लोगों ने। तो गियरलेस वाहन जैसे स्कूटियां होती है ना, गियरलेस वाहन आप चलाएंगे, या आप आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो आप 16 साल की उम्र होनी चाहिए, 16 साल से नीचे अगर आपकी उम्र है तो आप लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। 18 साल या उससे ऊपर का बंदा कार और बाइक चला सकता है। और धारा 5 में वाहन मालिक की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। वाहन मालिक की जिम्मेदारी क्या है भाई, अब देखो जैसे ही नॉर्मली होता है क्या, जैसे मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं सपोज, ठीक है, और ये मेरा भाई है, मेरे नाम पे एक गाड़ी है, ठीक है, और मेरे भाई ने बोला कि यार मुझे ना इस गाड़ी को लेके इस गाड़ी को चलाना, तो नॉर्मली मैं मना नहीं करूंगा कि भैया गाड़ी को आप चलाओगे नहीं। लेकिन
अभी वाहन का मालिक मैं हूं, वाहन का स्वामी मैं हूं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बंदा यानी कि मेरा छोटा भाई अगर गाड़ी चलाए तो वो ट्रैफिक रूल का फॉलो करे, ठीक है ना। साथ में जो है उसके पास डीएल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, और जितने भी एज उसकी 18 प्लस होनी चाहिए, 18 या 18 से ज्यादा उसकी एज होनी चाहिए, तब जाके जो है वो गाड़ी चला सकता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी, ये वाहन मालिक की जिम्मेदारी है कि अगर उसके पास ये सब चीजें हैं और आपको साथ में एक उसको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अपना साइन सिग्नेचर करे हुए कि मैं इसको बोल रहा हूं कि ये जो है इस गाड़ी को चला सकता है। क्योंकि अगर सडनली भगवान ने चाहा अगर कोई दुर्घटना या कुछ घटना घट गई तो इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, वाहन मालिक की आती है। बट जब आप सर्टिफिकेट दे देंगे उसको तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने उसको गाड़ी हैंड ओवर कर रखी है। अब गाड़ी उसने चलाई है, उसने क्या किया क्या नहीं किया वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं एक रैंडम सा आपको एग्जांपल समझाया मैंने कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन को आपने गाड़ी हैंड ओवर की है उसकी होगी। तो सर्टिफिकेट अगर गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो भी होगा वो जिम्मेदारी जब आप सर्टिफिकेट दे देंगे उसको और ये सब चीजें चेक कर लेंगे तो इसकी बन जाएगी। तो ये वाहन मालिक की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। वाहन स्वामी की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो अपनी गाड़ी को प्रॉपर एक ऐसे पर्सन को दे जिसको ट्रैफिक रूल का नॉलेज हो, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसकी एज 18 साल या उससे ऊपर हो और उसको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस हो, और आप उसको एक सर्टिफिकेट दे देंगे जिसमें आप बोलेंगे कि मैंने ये सब चीजें चेक कर ली है और चेक करने के बाद मैं इसको एक अथॉरिटी दे रहा हूँ या सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि ये मेरी गाड़ी को चलाए, और अगर इसके द्वारा कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी इसकी होगी, मेरी नहीं होगी, ठीक है जी। लाइसेंस बनवाना, नवीनीकरण, रिन्यू रिन्यू करवाना कि यार लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया रिन्यू कैसे करना है, सस्पेंड आदि, अगर लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो उसको सस्पेंड को कैसे सही करना है और सस्पेंड क्यों है, पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि धारा 6 से 18 के बीच में लाइसेंस बनाना, नवीनीकरण, लाइसेंस अगर सस्पेंड हुआ है तो क्यों हुआ है, तो ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, आपकी जिम्मेदारियां हो जाती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं अध्याय 3 में, कंडक्टर लाइसेंस। अगर आप लोग अगर देखिए हम रोडवेज की बात करते हैं तो रोडवेज में क्या होता है, एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है, अब जानते हैं ना। तो कंडक्टर के लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी, कंडक्टर का लाइसेंस होता है भाई, ठीक है। नॉर्मली कोई बंदा कंडक्टर नहीं बनता है, उसको लाइसेंस चाहिए, तो कंडक्टर के लिए लाइसेंस होना कंपलसरी है। अध्याय 3 ये कहता है अगर आप लोग बस चला रहे हैं तो आपके बस के लिए कंडक्टर अगर है, जैसे ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वैसे कंडक्टर के लिए, बस कंडक्टर के लिए लाइसेंस का नियम है, ठीक है ना। मैं बात करता हूं अध्याय 5 की, जिसमें लिखा है परिवहन वाहन नियंत्रण, यानी कि बस टैक्सी ट्रक के लिए परमिट जरूरी होना चाहिए, बिना परमिट के कमर्शियल वाहन नहीं चला सकते हैं, ठीक है। याद रखना है जब तक आपके पास परमिट नहीं होगा ना, जब तक परमिट नहीं होगा तब तक आप कोई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे, धारा 66 के अंतर्गत ये बताया गया है, ठीक है ना। सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से अध्याय हैं, ठीक है ना। तो अध्याय 5 ये कहता है कि परिवहन वाहन नियंत्रण, यानी कि आपके पास अगर आप बस चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, तो आपके पास कमर्शियल वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, बिना कमर्शियल वाहन का लाइसेंस या बिना कमर्शियल वाहन के परमिट के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पर्सनल अपनी गाड़ी चला रहे हो तो चल जाएगा कि आपने हैवी जो है गाड़ी, हैवी गाड़ी के लिए लाइसेंस चाहिए आपको इस टाइप का, लेकिन अगर आप पर्सनल चला रहे हैं तो फिर आपके लाइट एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस भी चल जाएगा, ठीक है ना। बट उसमें आप लोग केवल अपने और अपने परिवार को एक व्हाइट पट्टी वाली गाड़ी में बिठा सकते हैं, लेकिन अगर कमर्शियल है तो वो पट्टी येलो हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अध्याय 6 के कहता है राज्य परिवहन। अब सरकारी बस सेवाओं के नियम, अब देखो सरकारी बस सेवाएं क्या होती हैं, ऑब्वियस सी बात है
कि हर एक जैसे हमारा उत्तराखंड है तो हमारा है उत्तराखंड परिवहन निगम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी बसें होती है हमारी निगम, ठीक है ना, तो जितनी बसें होंगी हमारी वो सब सरकारी बस, यानी कि इसको पूरा मैनेज कौन करता है, परिवहन निगम मैनेज करता है। तो राज्य परिवहन निगम, जैसे हिमाचल का तो हिमाचल परिवहन, उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम हो गया, दिल्ली का दिल्ली परिवहन निगम हो गया, ठीक है। तो हर एक राज्य के अलग अलग परिवहन नियम होते हैं और सबके अपनी अपनी सरकारी बस सेवाओं के लिए अलग अलग नियम होते हैं। तो याद रखना है आपने, सरकारी बस सेवाओं के नियम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं अध्याय 7 पे चलता हूं। अध्याय 7 क्या कहता है, निर्माण और रख रखाव, यानी अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, याद रखना है इस चीज को। एक ड्राइवर, मैंने आपसे कल भी बोला था, ड्राइवर का काम केवल गाड़ी चलाना नहीं होता है, उसको वाहन की सेफ्टी भी देखनी होती है और उसकी फिटनेस भी देखनी है। अब ये नहीं कि गाड़ी 15 साल हो गया है, गाड़ी का फिटनेस खराब है, गाड़ी की फिटनेस में प्रॉब्लम है, गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, या और फिर भी आप गाड़ी लेके पहाड़ों पे चले गए या आपने गाड़ी चलाई, तो क्या होगा इससे, देखो आपके साथ साथ जो आपके साथ गाड़ी में बैठेगा उसका भी नुकसान है, कुछ दुर्घटना घट सकती है। तो आप लोगों को गाड़ी के रख रखाव का और निर्माण का पूर्णतः ध्यान रखना है, गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी की सेफ्टी, ठीक है ना। और पीयूसी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। देखो ये मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी के द्वारा पर्यावरण में, आपकी गाड़ी के द्वारा पर्यावरण में कुछ मानक होते हैं, पर्यावरण में क्या होगा, कोई दूषित नहीं होगा। मतलब दूषित तो होता है पर्यावरण, बट कुछ मानक है, उस मानक के अंतर्गत आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन है तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा, कोई भी जहरीली गैस वो पर्यावरण को नहीं देगा जिससे स्वास्थ्य खराब होगा, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, आपने करवाए हुए होगा, आपको पता भी होगा कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में कुछ मानक होते हैं, उस मानक के अनुसार अगर वो फिट आ रहा है तो बोलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बोलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फेल है। दोबारा से आप जो है गाड़ी की फिटनेस चेक करवाएंगे, गाड़ी की सर्विसिंग करवाएंगे और सर्विसिंग करवाने के बाद दोबारा पॉल्यूशन चेक करेंगे। अगर वो उस मानक के अंतर्गत आ जाता है तो आपको पीयूसी यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आपको फिर दोबारा जाके गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करनी पड़ेगी, मैकेनिक को बताना पड़ेगा कि भैया मेरी गाड़ी में जो भी मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनना, तो वो उस हिसाब से गाड़ी के कुछ स्पेयर पार्ट्स हो गया या गाड़ी के कुछ पार्ट्स को चेंज करेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अध्याय 8, यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अध्याय 8 इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, धाराएं भी यहाँ पे हमारी भरपूर भरपूर मिलने वाली। देखिए अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण है 112 धारा, यहाँ पे स्पीड लिमिट है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर स्पीड लिमिट क्या है, तो स्पीड लिमिट इन द सेंस, आप लोग अगर हिल्स में गाड़ी चला रहे हैं तो हिल्स में क्या स्पीड होगी भाई, अगर आप गाड़ी पहाड़ों में चला रहे हैं तो पहाड़ों में गाड़ी की स्पीड क्या होगी, अगर आप गाड़ी प्लेन्स में चला रहे हैं तो प्लेन्स में गाड़ी की स्पीड क्या होगी, अगर आप गाड़ी हाईवे पे चला रहे हैं तो हाईवे पे गाड़ी की स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। जैसा भी बना है देहरादून से दिल्ली हाईवे बना है, तो देहरादून से दिल्ली ऑलमोस्ट 250 से 270 किलोमीटर के बीच में, और ये बता रहे हैं कि 2 से ढाई घंटे में हम लोग, मैक्सिमम 3 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस हाईवे के लिए कम से कम 80 से लेके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखी गई। तो आपको कितना भागना पड़ेगा, 80 से लेके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप चलोगे ना, तो ही आप इस 250 से 270 किलोमीटर को 2 से 3 घंटे के बीच में कवर कर पाओगे। तो स्पीड लिमिट ये हो गई, ठीक है ना। कहीं पे लो करनी है, कहीं पे फास्ट करनी है, वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से आप लोगों को गाड़ी चलानी है। और स्पीड लिमिट के लिए भी लिखा होता है कि यहाँ पे जंगल है, स्पीड स्लो कीजिएगा, यहाँ पे हाईवे मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पे वन वे है तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, वो सब लिखा होता है। आजकल ट्रैफिक जो बोर्ड लगे होते हैं, ट्रैफिक बोर्ड पे ये सब चीजें मेंशन होती है, ठीक है ना। ट्रैफिक सिग्नल मानना जरूरी है भाई, ये नहीं कि रेड हो गया तो आप गाड़ी भगाए जा रहे हो, ठीक है ना, और अगर ग्रीन सिग्नल हो गया तुमने तब भी गाड़ी खड़ी रखी, तो ये गलत है।
आपको ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप टू व्हीलर में हैं तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अब तो देखो, अगर आप टू व्हीलर में हैं तो अगर सिंगल गाड़ी चला रहे हैं, सिंगल टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। और अगर आपके साथ दो बंदे हैं, यानी कि आप और एक बंदा और बैठा है, तो दोनों को हेलमेट पहनना होगा। और एक बाइक पे या एक टू व्हीलर पे केवल दो लोग ही बैठ सकते हैं। बट आजकल तो हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, चार चार लोग भी बाइक में देख बैठ जाते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि इंडिया में ये कॉमन चीजें हैं। तो हर एक को आपको ध्यान देना है कि हम लोग क्या करेंगे, केवल बाइक में केवल दो लोग ही बैठ सकते हैं। गलत पार्किंग पर अपराध है। ठीक है जी, अगर आपने रॉन्ग पार्किंग कर दी तो आपको वहां पे जुर्माना पड़ेगा। जो वहां पे पार्किंग पुलिस होगी या जो ट्रैफिक पुलिस आप बोलते हैं जिसको, वो आपसे जो है चालान ले सकती है, आपसे जो है पैसे लेगी आपसे। ठीक है ना, तो गलत पार्किंग नहीं करनी है, इसको भी आपने ध्यान देना है। तो अध्याय 8 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है ना, धारा 112, धारा 119, 129, 128, अदर्स 122। ठीक है ना, तो ये धाराएं क्या होंगी, इनके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 9 है दुर्घटना मुआवजा, यानी कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो क्लेम और मुआवजा भी जो है कंपनी द्वारा दिया जाएगा। यानी कि अब ऑब्वियस सी बात, देखो जब आप गाड़ी लेते हैं, कोई भी गाड़ी आप लेते हैं, चाहे आप टू व्हीलर लें चाहे फोर व्हीलर लें, तो वो गाड़ी रोड पे कब आती है, वो गाड़ी रोड पे तब आती है जब किसी भी कंपनी के द्वारा उसका इंश्योरेंस यानी कि बीमा होता है। पता है आपको, जब तक बीमा नहीं होगा तब तक गाड़ी जो है रोड पे नहीं चल सकती। बीमा क्या होता है, बीमा देखिए, बीमा तीन प्रकार का बीमा हो गया ना, मतलब बीमा मीन्स आपका इंश्योरेंस है, इसमें गाड़ी का भी है, गाड़ी के मालिक का यानी कि ऑनर का भी है, और अगर आपने रोड में किसी को गलती से मार दिया बेचारे को तो उस पर्सन का भी है। ठीक है ना, तो ये तीनों कवर है यहाँ पे। इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्टी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पार्टी। यहाँ पे तीनों का कवर होता है। एक होता है आपका थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में क्या होता है, बेसिकली यहां पे ऑनर का होगा और जिस पर्सन को आपने मारा उस पर्सन का होगा। ठीक है ना, गाड़ी का यहां पे क्लेम नहीं मिलता है। तो जब गाड़ी शोरूम से आती है तो फर्स्ट जो है फर्स्ट पार्टी बीमा ही मिलता है आपको। उसके बाद आई थिंक सेकंड और थर्ड ईयर से आप लोग थर्ड बीमा, अब तो खैर 5 साल के लिए मिलना शुरू हो गया ना, अब तो 5 ईयर का बीमा मिलता है। कोई भी गाड़ी आप लोगे तो 5 साल का बीमा आपको मिलता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो अब ये इंश्योरेंस कंपनी को 1988 में अधिनियम ने बांध दिया कि भैया अगर गलती से कोई दुर्घटना हो जाए, चाहे गाड़ी के साथ हो, चाहे गाड़ी के मालिक के साथ हो, और चाहे किसी पर्सन के साथ हो जो रोड में चल रहा है, तो उसको तुरंत मुआवजा मिलेगा। ठीक है ना, तो ये है अध्याय 9 और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। इसमें से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, मैं आगे बात करता हूं अध्याय 10 की, बिना गलती के जिम्मेदारी, यानी कि बिना गलती साबित किए मुआवजा मिल सकता है। अब ये भी थोड़ा सा देखो, ये भी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यार बिना गलती के मुआवजे कैसे मिल सकता है। देखो क्या होता है, कभी कभी आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, आपने गाड़ी चलाई, सडनली रास्ते में किसी पर्सन के साथ, टू व्हीलर के वाले के साथ, या नॉर्मली कोई बंदा रोड पे पैदल चल रहा है ना, और उसने जो है साइड चेंज करने की कोशिश करी और आप भी अपनी स्पीड में आ रहे थे, आपने देखा नहीं, तो गलती से क्या हुआ, गलती से उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया। तो अब गलती से हुआ ना, आपने जानबूझकर तो नहीं मारा ना उसे, आप भी भैया अपनी कार में जा रहे थे नॉर्मल स्पीड में और वो बंदा भी पैदल चल रहा था नॉर्मल स्पीड में। ठीक है ना, बट क्या हुआ कि कुछ चांसेस ऐसे हो गए कि आप दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो उस केस में गलती किसी की है, किसी की गलती नहीं है, ना तो गाड़ी वाले की गलती है और ना चलने वाले की गलती है। तो ये बिना गलती वाला हो गया ना। लेकिन अधिनियम 1988 कहता है कि अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो किसी भी पर्सन को अगर गलती से भी टक्कर लग जाए तो उसको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं है कि मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है जी, याद रखना मेरी बात कि मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा।
अध्याय 11 पे चलता हूं। अगर आप देखो, आप लोग अगर गाड़ी, मैंने अभी अभी आपको इंश्योरेंस की बात बताई ना, जैसे आप लोग कोई गाड़ी, नई गाड़ी लेते हैं तो उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, गाड़ी का जो व्हीकल है, व्हीकल के मालिक का, ऑनर का, और जिस पर्सन को रोड में चल रहा है उसका, यानी कि पर्सन का, इन तीनों का इंश्योरेंस होता है। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ऑनर और अगर किसी पर्सन को आपने मार दिया, टक्कर मार दी, एक्सीडेंट, उसका इंश्योरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपके पास नहीं है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है भाई, ठीक है ना। गाड़ी को छोड़ो, अपनी और जो रोड पे चल रहे हैं लोग, उनकी सेफ्टी के ध्यान ध्यान में रखते हुए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। हर एक बंदे की गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, वो टू व्हीलर हो और चाहे वो फोर व्हीलर हो। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना अपराध है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको हैवी जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है, कभी भी याद रखिएगा, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी ना चलाएं। बात करते हैं अध्याय 12 की। अध्याय 12 भी थोड़ा सा, इसमें सजाएं हैं, ठीक है ना, अपराध और सजा है। तो पहला क्या है, धारा 2019 संशोधन के बाद जुर्माने बढ़े हैं, ठीक है ना। अभी पहले क्या था, पहले जो है आपने भी देखा होगा कि 2019 से पहले अगर कभी किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 100 रुपए ले लिए, ठीक है ना। कभी कभी तो वो पुलिस वाला बोलता तुम मेरे को जो है 50 रुपए दे दो, मेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो गलत था, बट था तो इंडिया में था, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अब क्या है कि जब से संशोधन हुआ है तो उसके बाद से जो है कम से कम 1000 रुपए का चालान हो चुका है, यानी कि मिनिमम 1000 रुपीज का चालान आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप जो है रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी कर रहे हो। डिपेंड करता है, देखो जैसे से भी, जिस प्रकार से भी कोई भी आपने नियम तोड़ा तो उसके हिसाब से जो है आपको जुर्माना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना हेलमेट के तो 1000 रुपए है। सामान्य अपराध, कोई सामान्य अपराध है, यानी कि गलती से आपने ओवरटेक कर लिया या गलती से आपने किसी को टक्कर मार दी, ठीक है ना, तो ये सामान्य अपराध के अंतर्गत आता है। ओवर स्पीड, अगर तुमने स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा कर रखा, स्पीड थी वहां पे लिखी हुई 40 किलोमीटर पर आवर और आप भगा रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे ओवर स्पीड हो गई है, तो यहाँ पे आपको पकड़ लेगा, आपका तत्काल चालान कर दिया जाएगा। खतरनाक ड्राइविंग, स्टंट मार रहे हैं आजकल के बच्चे, लड़के देखूंगा आपने स्टंट चलाते हैं, गाड़ियां स्टंट मार के चलाते हैं ना, तो इस पे भी चालान है, हैवी चालान है यहाँ पे। तो आपको हैवी पे करना पड़ता है, ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा आपको। शराब पीकर गाड़ी चलाना, ये भी बहुत खतरनाक है भाई। अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस सुना होगा, अगर आप गाड़ी शराब पीकर चलाते हैं तो क्या होगा, तो आपको हैवी पे करना पड़ेगा। 10,000 रुपए तक तो है ही है इसमें, 10K तक तो मान के चलिए, ठीक है ना। तो 10,000 का चलान रखा उन्होंने। अभी मैं आपको बताऊंगा किस किस में कितने कितने पैसे हैं, वही सब क्लियर करूंगा, क्योंकि सब चलना ही चलना है। हेलमेट नहीं, जुर्माना। अगर तुमने हेलमेट नहीं पहना जुर्माना, देखो मैंने अभी बताया था ना कि सामान्य अपराध है, तो बिना हेलमेट के भी कम से कम 1000 रुपए का जुर्माना कहलाएगा, ठीक है ना। सीट बेल्ट नहीं है, तुमने क्या किया, फोर व्हीलर में जा रहे हो और जो सबसे आगे ड्राइवर बैठा उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, उसके बगल में जो बैठा उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, तो आपको चालान पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, चालान आपको देना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी चौपहिया वाहन यानी फोर व्हीलर चलाएं तो आगे बैठने वाले दोनों व्यक्ति सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको चालान देना पड़ेगा, ठीक है। अध्याय 13 पे चलते हैं भाई। ट्रांसपोर्ट विभाग की शक्तियां, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे क्या है ना, ट्रांसपोर्ट विभाग यानी कि जैसे हमारा हर, वैसे तो उत्तराखंड परिवहन निगम ये हो गया, और भारत का जो हमारा जो इंडियन ट्रांसपोर्ट है यानी कि आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है, हर एक जिले में अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देहरादून हो गया, पौड़ी का अलग है ना, अलग अलग जिलों में, हर जिले में अलग है। तो इनके पास कुछ शक्तियां हैं अपनी, तो उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं ये, अपने विभाग, अपने जिले के लिए नियम बना सकता है। जो वहाँ पे आरटीओ ऑफिसर होगा वो अपने लिए, अपने विभाग के लिए, अपने जिले के लिए नियम बना सकता है। उसके बाद कुछ शक्तियां होती हैं
वो शक्तियां क्या होती हैं वो भी हम आगे क्लासेस में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट हमारा है अध्याय 14। यहाँ पे क्या है, अपील, नियम बनाने की शक्ति, यानी कि आप लोग कोई भी अपील कर सकते हैं, कोई भी आप रूल बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास जो लोकल आरटीओ डिपार्टमेंट है उसके पास अथॉरिटी है, या जो भारत सरकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि नियम बनाना, अगर किसी नियम पे किसी ने कुछ टिप्पणी की है, कुछ वो किया तो उसको उसके सुनवाई करना, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 217 धाराएं थी, प्लस 2 धाराएं हमने ऐड करी तो टोटल 219 धाराएं हो गई। ये जो है 2019 के संशोधन में पाया गया, बनाई गई, और ये 1988 के संशोधन में 217 धाराएं, ठीक है ना। टोटल जो हमारे चैप्टर हैं वो 14 हैं, और हर एक चैप्टर में अलग अलग धाराएं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब पारित हुआ, भारत में कब से स्टार्ट हुआ, राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी इसको, तो ये सब जानकारियां आपको होनी चाहिए। तभी जाके जो है आप समझिएगा, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए, तभी जाके जो है कुछ बात बनेगी, समझ आएगी। तो ठीक है, तो आज कल इतना ही करते हैं, कल इन धाराओं के बारे में थोड़ा डीप स्टडी करेंगे, डीप पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, ठीक है।